एसी थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, यानी कि जो वेरियस एसी टाइप के सर्किट है उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका। फिर ये आज की वीडियो में समझेंगे हम, जो कि 3 टाइप्स के सर्किट हैं, जैसे प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसी सर्किट समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का कई बार क्वेश्चन बनता है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 वर्ड्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में बार बार इसी के बारे में डिस्कशन होना है, तो मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि आपको इनकी परिभाषा या इस वर्ड के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या है नया जानने के लिए। देखिए, रजिस्टेंस एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रजिस्टर के पास पाया जाता है, और रजिस्टर वो उपकरण है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। यहाँ पे रजिस्टर और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इंडक्टेंस उसी प्रकार से एक गुण है जो इंडक्टर के पास होता है, और जो कॉइल में एसी सप्लाई देने पर उत्पन्न होता है, कॉइल को बोलते हैं इंडक्टर, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एल के द्वारा। कैपेसिटेंस कैपेसिटर के द्वारा रखा जाने वाला गुण होता है, और कैपेसिटर वो उपकरण होता है जो इस गुण को रखता है। देखिए, मैं परिभाषा आपको बेसिक में बता रहा हूँ, डिटेल में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिनको समझ में नहीं आया है वो अपना जो है प्रीवियस वीडियो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर, और ये वर्ड बार बार इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये आगे इसी सर्किट में परेशान करेगा। अच्छा, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब हम सर्किट में रजिस्टर लगाएंगे तो उसके रास्ते, भाई करंट का तो नियम ही है कि उपकरण के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि कुछ ना कुछ अपोज करता है। तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या सेम रेजिस्टेंस वर्ड इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए भी रहेगा? मेरा क्वेश्चन समझिए आप। रेजिस्टेंस, जैसे कि रजिस्टर लगाएंगे एसी सर्किट में, कनेक्ट कर दिया। मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये एक प्रकार का सर्किट है, यहाँ पे केवल रजिस्टर लगा रखा है और इसको एसी सप्लाई से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो विरोध उत्पन्न होगा वो तो होगा रेजिस्टेंस। यदि सेम वर्ड में बात करें, एक कॉइल को हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, इसके मार्ग में भी तो बाधा उत्पन्न होगी ना, क्योंकि सिद्धांत ही फेल हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। बिकॉज एवरी इक्विपमेंट हैव सम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है तभी तो धारा प्रवाहित हो रही है ना। मैं परिभाषा अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट तक आपको लेके जा रहा हूँ ताकि जो है आपको डीप नॉलेज रहे, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से आपको घुमाया जाता है। तो यहाँ पर कहने की बात क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर जब हमने इंडक्टर कनेक्ट किया एसी सर्किट से तो यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा। क्या वहाँ भी उसे रेजिस्टेंस का वर्ड ही बोलेंगे? नहीं। और इसी तरह से अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर भी तो रेजिस्टेंस होगा ना कुछ ना कुछ। क्या उसे भी रेजिस्टेंस ही बोलेंगे? नहीं, उसे बोलते हैं रिएक्टेंस। उसे बोलते हैं रिएक्टेंस, प्रतिघात। उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। तो अब हम समझ लेते हैं कि रिएक्टेंस क्या होता है। और समझते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मीन्स प्रतिघात, जिसे X के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंस की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो ये क्या होता है बेसिकली। रिएक्टेंस का मतलब क्या है
कैपेसिटर और इंडक्टर के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यहां पर मैंने C से कैपेसिटर, L से इंडक्टर, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जिसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, और अभी मैं इन सब की SI यूनिट भी बताऊंगा। रिएक्टेंस तो दो सर्किट में हो रहे हैं ना, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो यानी कि कैपेसिटर के केस में जो रिएक्टेंस है वो XC, और इंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस है वो XL। तो ये जो है XC को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसका हिंदी में अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो कैपेसिटर को बोलते हैं धारिता, रिएक्टेंस को बोलते हैं प्रतिघात। ये बहुत लंबा हो जाएगा, धारिता प्रतिघात, और कई बार ये वर्ड सुनने में अजीब सा भी लगता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इंग्लिश में ही सही है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव को बोलते हैं प्रेरकीय, रिएक्टेंस को बोलते हैं प्रतिघात। तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेरकीय प्रतिघात। अब यहाँ पर मजेदार बात क्या है कि क्वेश्चन आपको इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं पूछता। इट विल ऑलवेज रिलेट विद द फ्रीक्वेंसी, यानी वो ये कहेगा फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी का मान घटने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसा होगा, या कुछ भी, लेकिन रिलेट हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ ही करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको रिलेशन याद रखना है, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई FL, और XC का मतलब है XC is directly proportional to 1 upon 2 pi FC। अब यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यदि रिएक्टेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ रिएक्टेंस जो है इंडक्टर के द्वारा वो इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, समान अनुपाती का। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी होगी तो उस हिसाब से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, और जैसे ही सर्किट में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी घट जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है XL इक्वल टू 2 पाई FL, ये आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बिठाएं तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FC, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन विलोम अनुपाती का है। ये रिलेशन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इसी रिलेशन को दोहराया जाता है और इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। तो XC का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। तो XC बराबर हो जाएगा, XC बराबर 1 अपॉन 2 पाई FC। तो ये आपको जो है फॉर्मूला याद रखना है, फटाफट से इसको नोट करेंगे। अगर आपसे रिएक्टेंस की इकाई पूछ ली जाए, द SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओम, और इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपोजिशंस है सर्किट के बीच में या अक्रॉस, तो उसकी जो SI यूनिट है, रिएक्टेंस भी तो एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है ना, तो यहाँ पे भी इसकी SI यूनिट ओम होगी। ओम का सिंबल आपको पता है, फिर भी मैं बना देता हूं। और यदि रिएक्टेंस की SI यूनिट ओम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ओम होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ओम होगा। तो ये आपको जरूर याद रख लेना है। यदि यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस का, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर मैंने एक साइड लिखा हुआ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक साइड लिखा हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि XL और XC।
एक्स के साथ जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, जैसे जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में बदलाव होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ेगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो रिलेशन है वो कर्व बनेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो इसका जो रिलेशन है वो कैसा बनेगा, एक्स एल और फ्रीक्वेंसी, इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आप रिलेशन के जरिए समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कैसा कैसा रिलेशन है, तो ये अपोजिट रिलेशन है, इसलिए इसका जो है कर्व रिलेशन बन रहा है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। इसका जो है कर्व शेप में बनेगा और इसका लीनियर ग्राफ बनेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, फटाफट से इसको नोट करेंगे। टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, यहाँ पे वेरियस टाइप के सर्किट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सबसे पहले हम समझते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम बनाया हुआ है, अब यहाँ पे ये एसी सप्लाई दिया गया है, जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो उसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। यानी कि अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली। सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली मैं लिख देता हूं। सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली, यानी जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध हो उसे क्या बोलेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो ये आपको दोनों मीडियम के लिए कंपलसरी है लिखना, इसलिए मैं कई बार लिख देता हूं। वैसे आपको जहां भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट समझ रहे हैं, इसका वेव डायग्राम भी समझेंगे और इसका फेजर डायग्राम भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। याद करो वो दिन जब मैंने लीड और लैग करंट आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सबसे पहला पॉइंट नोट करना है कि करंट एंड वोल्टेज आई एंड वी जो है वो इन फेज होते हैं। इन फेज यानी कि जिनके बीच जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इक्वल टू जीरो, फेज डिफरेंस इक्वल टू जीरो। तो ये आपको पहला पॉइंट इसमें नोट करना है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी फेज डिफरेंस, वो जीरो होता है, यानी कि इन फेज होते हैं। और अगर ये इन फेज है तो इसका जो वेव डायग्राम बनेगा या जो फेजर डायग्राम बनेगा वो देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब इसका क्या मतलब है
कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो एंगुलर डिफरेंस। करंट और वोल्टेज साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही करंट अपने मैक्सिमम को पहुंचेगा, ठीक उसी टाइम पे वोल्टेज भी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। लीडिंग लैगिंग बताया था ना, जिसको ये इन फेज आउट फेज समझ में नहीं आ रहा है वो लीडिंग लैगिंग वाला वीडियो चेक करो, और फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका जो फेजर डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, करंट भी उसी में है और वोल्टेज भी उसी में है। देयर इज नो फेज डिफरेंस इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसका वेव डायग्राम देख लेते हैं। वेव डायग्राम में मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा, करंट का, वोल्टेज का और पावर का। अब यहाँ पे जो इसका वेव डायग्राम है उसका थोड़ा सा लफड़ा समझिए क्या है। मैंने यहाँ पे मल्टी कलर का यूज किया है ताकि वेव डायग्राम समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो ब्लैक वाली जो पॉइंट शो कर रही है वो आपका है करंट, और ब्लू वाला है वोल्टेज, और रेड वाला है पावर। तो ये क्या लफड़ा है सर, 3-3 वेव क्यों बना रखे हैं? देखिए, करंट और वोल्टेज तो मेन है, और उसका जो रिजल्टेंट है, यानी जो वेव का जो रिजल्टेंट है, तीनों ही सर्किट में, यानी इंडक्टिव में, कैपेसिटिव में और रेजिस्टिव में क्या होगा कि दोनों के वेव को देखते हुए एक रिजल्टेंट वेव भी मिलेगा, जिससे हम पता कर पाएंगे कि इसका पावर डिसिपेशन कितना है, यानी पावर खपत कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, करंट और वोल्टेज, देखिए ये 2D है इसलिए आपको अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जब करंट अपने मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, ये बीच वाला पॉइंट मैक्सिमम है, उसी टाइम वोल्टेज भी अपने मैक्सिमम पर पहुंच रहा है, जिसका रिजल्टेंट वेव यानी कि पावर, देखिए कितने बड़े बड़े वेव बन रहे हैं पावर के, यानी रिजल्टेंट पावर जो है वो काफी ज्यादा है। वाट लिख रखा है मैंने इसलिए। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन समझते हैं। P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये होता था फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था। एसी में जब पावर कैलकुलेशन होता है तो फॉर्मूला यही होता है, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। और यहाँ पे क्या होगा कि देखिए V इंटू आई, ये फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस तो सर 0 है, मैंने पहले पॉइंट में ही बताया था आपको। फेज डिफरेंस यानी जो फेज एंगल जो आपका बन रहा है वो कितना है, 0 है। तो वी आई इंटू में कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो है आपकी 1 होती है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा पावर क्या बचेगा, V इंटू आई इंटू में 1, तो पावर इक्वल टू वी आई। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन होती है, यानी आप एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर कंजप्शन, मैक्सिमम पावर कंजप्शन इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और ये जो सर्किट है ये आपका डीसी की तरह व्यवहार करता है, यानी इट रिएक्ट एज अ डीसी सर्किट बिकॉज द फेज डिफरेंस इन केस ऑफ डीसी सर्किट इज आल्सो 0। तो यहाँ पर आप ये अच्छे से नोट करेंगे ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। फटाफट से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से नोट करिए और फिर आगे अगला सर्किट समझते हैं। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप व्हाट्सएप से सेंड कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई टेंशन नहीं है। Pure inductive circuit, pure inductive circuit, it means circuit contains inductance only, साथ साथ नोट कर लेंगे। जिस परिपथ में केवल इंडक्टेंस का गुण होता है उसे प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है शुद्ध, मतलब दोनों में ही पता होना चाहिए, प्रेरकीय परिपथ।
जिसको समझ में ना आए उसके लिए इंग्लिश ही काफी है, थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई बात नहीं। सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब इसका एक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये एसी सप्लाई दे दी हमने इंडक्टर को और ये करंट हो गया। तो इस सर्किट में केवल इंडक्टर है, तो इसका फेज डायग्राम भी नोट करेंगे और इसका वेव डायग्राम भी नोट करेंगे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और समझेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्यों होता है, कैसे काम करता है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है, प्योर इंडक्टिव सर्किट हैव लैगिंग करंट, यानी कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाता है। इस परिपथ में करंट 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे रह जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लैगिंग करंट। तो यहां पर हम लिखेंगे करंट 90 डिग्री लैग बाय वोल्टेज, पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे। और ये भी लिख सकते हैं वोल्टेज लीड 90 डिग्री बाय करंट, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पर इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा वोल्टेज और ये करंट। तो वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है या करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, एक ही बात है। तो ये इसका जो है फेजर डायग्राम है, साथ साथ नोट करते रहेंगे, फेजर डायग्राम ऑफ सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली। अब इसमें वेव डायग्राम देखते हैं। भाई क्या हुआ कि जब करंट और वोल्टेज की रेस लगी थी, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका था, ध्यान से समझिए, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका था तब करंट ने चलना स्टार्ट किया था। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका वेव डायग्राम देखते हैं, फिर वही मल्टी कलर का यूज करके आपको वेव डायग्राम बताऊंगा। सबसे पहले वोल्टेज बना रहा हूं, ये हो गया हमारा वोल्टेज। ये हो गया हमारा करंट। अब एक बार आप इसके फेजर डायग्राम को देखिए, वोल्टेज लीड 90 डिग्री बाय करंट, इट मींस करंट जब करंट ने चलना स्टार्ट किया था, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका था और करंट पीछे रह गया, और यहाँ पे पावर जो है वोल्टेज के साथ साथ चल रही है, यानी कि अब इसका पावर कंजप्शन देखते हैं। फिर से वही फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, वी आई कॉस फाइव। यहाँ पर जो फाई है वो कितना है, 90 डिग्री। देखो कैपेसिटर में भी 90 रहेगा, इंडक्टर में भी 90 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आया है वो 90 डिग्री का आया है। तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, इट मीन्स जब यहाँ पर मैं कॉस फाइव की वैल्यू पुट करूंगा, वी आई कॉस 90, और सभी को पता है कि कॉस की जब मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी मैक्सिमम जब एंगल कंप्लीट करता है तो वो क्या होता है 0। वी आई इंटू में 0, इट मीन्स पावर कंजप्शन 0, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। पावर कंजप्शन कभी 0 हो सकती है क्या? सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट करिए जो कि बहुत इजी है। सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली। देखिए ये केवल एक काल्पनिक है, थ्योरेटिकली समझने के लिए है। कोई भी परिपथ ऐसा नहीं होता जो शुद्ध हो, ठीक है, यानी कि केवल उसमें वही कंपोनेंट हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि भाई मोटर है, मोटर की वाइंडिंग है, उसमें कॉइल है, ठीक है, लेकिन उस कॉइल का रेजिस्टेंस भी तो है, यानी जो रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया था कि इसमें भी रेजिस्टेंस है जिसे रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टिव है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ भी रिएक्टेंस है और इसीलिए पावर कंजप्शन 0 है, क्योंकि प्योर की बात कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। और एक मजेदार और चीज आपको समझाऊंगा, वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है। उससे पहले इसके वेव डायग्राम को देखिए। यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम पे है, करंट ने अपना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी थ्योरी है,
प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसका जो हमारा रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा XL, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा जिसकी SI यूनिट ओम होगी। तो फटाफट से इसे नोट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अच्छे से समझेंगे। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करेंगे, आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और इसका सर्किट डायग्राम यदि हम देखेंगे तो कैसा होगा, जिस सर्किट में केवल जो है कैपेसिटर हो उसे क्या बोलेंगे, सर्किट कंटेन्स कैपेसिटेंस ओनली, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यहां पर भी जो अंतर है वो करंट वोल्टेज से ही स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, करंट लीड 90 डिग्री बाय वोल्टेज, यानी इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड 90 डिग्री बाय वोल्टेज, यानी लीडिंग करंट चलता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले, यानी कि यहाँ पे I पहले हो जाएगा और 90 डिग्री के डिफरेंस के बाद वोल्टेज बाद में हो जाएगा। ये सभी फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम जब हम इम्पीडेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर ये फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम नहीं समझा तो इम्पीडेंस पल्ले नहीं पड़ेगा और फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। फिर ये कहेंगे कि सर ने सही से नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, होता रहता है। I और V ये है हमारा फेजर डायग्राम। अब इसका वेव डायग्राम देख लेते हैं। वेव डायग्राम आपका सेम ही रहेगा जैसा उसमें था, बस इसमें करंट लीड हो जाएगा और वोल्टेज लैग हो जाएगा, यानी प्रीवियस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर ब्लैक वाला करंट है, ब्लू वाला वोल्टेज है और रेड वाला वॉट है। देखिए क्या हो रहा है कि जब करंट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है तब वोल्टेज ने चलना स्टार्ट किया है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। प्रीवियस वाला ग्राफ ये, बस इसमें करंट मैंने पहले लिख दिया है और वोल्टेज बाद में लिख दिया है, क्योंकि करंट लीड 90 डिग्री बाय वोल्टेज, ऐसा जो है इन कैपेसिटिव सर्किट में होता है। मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, प्रीवियस डायग्राम ही है। इसका फेजर डायग्राम भी सेम है, क्योंकि 90 डिग्री डिफरेंस जो है कैपेसिटर में भी है और इंडक्टर में भी है। और यहाँ भी जो है फॉर्मूला जो है P बराबर VI cos phi, और मैंने बताया कि फेज डिफरेंस यहाँ भी 90 डिग्री है, तो V into I cos 90, it means V into I equal to 0 because cos 90 0 और पावर कंजप्शन इक्वल टू 0, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट का जो पावर कंजप्शन है वो शून्य होता है, जो कि काल्पनिक है, यानी इमेजिनरी है, पॉसिबल नहीं है। भाई सुना है कभी किसी उपकरण में पावर कंजप्शन 0 है? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जो रेजिस्टेंस प्योर कैपेसिटिव सर्किट में होगा उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC होगा, जिसका रिलेशन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये भयानक सा टॉपिक बना रखा है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। भाई बहुत आसान चीज है, यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलेंगे ना तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि दुनिया जानती है डायरेक्ट छलांग लगाओगे तो गिरने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। वीडियो सारी अवेलेबल है, फटाफट से इसको ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे और फिर आगे देखते हैं। कंपोनेंट, वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है? एक बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसको समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर
इंडक्टिव, इन दोनों में जो एवरेज पावर कंजप्शन होता है वो 0 होता है। दोनों में जो एवरेज पावर कंजप्शन होता है वो 0 होता है, जिस कारण से इसे वॉटलेस कंपोनेंट कहते हैं। कुछ था क्या इसमें यार, खामखा गदर मचा रखी है कि ये मुश्किल है वो मुश्किल है, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, कहीं परेशानी नहीं आएगी। व्हाट इज वॉटलेस कंपोनेंट? जिस परिपथ में पावर जो खपत है वो शून्य होगा वो वॉटलेस कंपोनेंट कहलाएगा, जो कि प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव है, जो कि काल्पनिक है, ऐसा सचमुच में संभव नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल भी समझेंगे और सीरीज पैरेलल रेजोनेंस भी समझेंगे। तो इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ बने रहिए हमारे चैनल में और देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।